गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की वीडियो सेशन में हम 16 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपको बता दें, इसमें आपको मंथली बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ मिलती हैं और जो भी हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने हेतु ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो तेलंगाना हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई टू यूज ड्रोन्स फॉर डिलीवरिंग ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। आपको जानना चाहिए, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। एक चीज़ आप ये याद रखेंगे, तो इन्होंने तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके तहत जो ड्रग्स हैं और मेडिसिन वैक्सीन्स ये सभी ड्रोन्स के तहत डिलीवर कराई जाएंगी। आपको जानना चाहिए, जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई है ये इनिशिएटिव तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल इनके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं और कैपिटल है हैदराबाद। फ्रेंड्स, तेलंगाना से संबंधित एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप याद रखेंगे कि इंडिया की जो 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, ये बनी है रुद्रेश्वर टेम्पल या फिर रामप्पा टेम्पल। तो ये तेलंगाना में है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इससे संबंधित मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताऊंगा, इनको भी आप याद रखें क्योंकि अब जो है क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ लिया जाता है। पहली बात तो ये आप याद रखें, तेलंगाना की किस डिस्ट्रिक्ट में, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा सेशन रहा जिसमें इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, तो आप याद रखेंगे 44th सेशन रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि किस एम्पायर के अंडर में इसको बनाया गया था, तो ये 1213 एडी में बनाया गया था काकातिया एम्पायर के जो है अंडर में। किसके द्वारा? इस एम्पायर के जो जनरल थे रेशाला रुद्र, इनके अंडर में इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में अन्य सभी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या छत्तीसगढ़? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो हरियाणा हैज टॉप्ड अमंग ऑल अदर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर पीएम कुसुम। जानते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, इसको स्किप मत कीजिएगा। देखिए, हरियाणा को बेस्ट बताया गया है अगर स्टेट्स की बात करें, जिसने पीएम कुसुम, याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ठीक है, तो इसके तहत जिसने सोलर पंप्स, जो सोलर पंप्स हैं उनको इंस्टॉल किया है सबसे ज़्यादा, उसके मामले में हरियाणा पहले नंबर पर है। तो देखिए, हरियाणा के लिए 15,000 पंप्स सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 14,418 पंप्स इसने इंस्टॉल किए हैं। और ये डेटा प्रोवाइड कराया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको बता दें, पीएम कुसुम को साल 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक 30.8 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड की जाए। और इसमें 3 कंपोनेंट आप याद रखेंगे। पहला कंपोनेंट तो ये है कि 10,000 मेगावाट का जो है डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स, इनको जो है सेटअप किया जाए बैरन लैंड पर, यानी कि जो उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, इस तरह की भूमि पर। दूसरा ये है कि 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स, इनको इंस्टॉल किया जाए। तीसरा ये है कि 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज में जो है कन्वर्ट किया जाए। तो ये आप याद रखेंगे। अब जानते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये हाल ही में 12 सितंबर को हुए जो हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। एग्जाम की तैयारी आप कोई भी कर रहे हो, जो भी कोई स्कीम है या करंट अफेयर है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट हैड अनाउंस द पीएम कुसुम स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग टेकन केयर बाय द पीएम कुसुम स्कीम। अब यदि आपको पीएम कुसुम इसकी फुल फॉर्म यदि आपको पता होती तो आप इसका ऑप्शन जो है तुरंत बता देते।
ठीक है, तो इसलिए जो कोई भी स्कीम है उसकी फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। साथ ही जो स्कीम है ना फ्रेंड 2016, 17, 18, 19 ये आज भी जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर याद रखें, कम से कम फुल फॉर्म तो आप याद रखें, क्योंकि कुछ स्कीम ऐसी है जिनकी फुल फॉर्म से ही आपको आंसर पता चल जाता है। तो इसमें आप सभी ऑप्शंस पढ़ लेंगे और जो इसमें सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, रिमूवल ऑफ फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड लिंकिंग पंप सेट्स टू सोलार एनर्जी। जैसा कि हमने इस वाले क्वेश्चन में भी देखा था, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो इससे संबंधित था ना वो सोलर एनर्जी और पंप से रिलेटेड, तो आंसर इसका 1 है। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 16। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है और 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ें याद रखें, एक तो वियना कन्वेंशन और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों ही जो ओजोन लेयर से संबंधित हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल में। तो क्योटो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित है। आपको जानना चाहिए जो ये वियना कन्वेंशन है 22 मार्च 1985 को साइन किया गया था 28 कंट्रीज़ के द्वारा। साथ ही आपको इसमें ये भी जानना चाहिए, अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो जो कंट्रीज़ शामिल हैं, इन्होंने फिर 2016 में रवांडाई कैपिटल किगाली में भी एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इन्होंने एक निश्चय किया कि हम जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं इसको फेज डाउन करेंगे, यानी इसको जो है धीरे धीरे इसको हटा देंगे यूज़ से। तो आप याद रखें किगाली एग्रीमेंट भी इससे संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, ओजोन से संबंधित है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। 2 फैक्ट आप और याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पहला तो ये कई बार पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है कि ओजोन की जो यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, तो इसकी यूनिट होती है डोप्सन। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरी बात ये है कि ओजोन लेयर जो है किस मतलब जो ओजोन है ये किस लेयर में पाई जाती है, तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसरो की विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो स्काईरूट एरोस्पेस हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू फॉर्मली साइन एग्रीमेंट विद इसरो फॉर यूजिंग इट्स एक्सपर्टीज एंड फैसिलिटीज़। जानेंगे इसके बारे में। पहली बात आप ये जानिए, स्काईरूट एरोस्पेस ये हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है और ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने इसरो के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इसरो की जो नॉलेज है, इसरो की जो टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग ये कर सकेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेटर्स लिखा है, तो जो लेटर्स है ना, ये भी कभी कभी जो है मतलब इसकी समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में आपको कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए एक तो होता है लेटर्स, एक होता है फॉर्मर्स। अब यहाँ पर लेटर्स लिखा है ना, अब देखिए 2 एंटिटी यहाँ पर, एक तो स्काईरूट एरोस्पेस, दूसरा है इसरो। तो यहाँ पर लिखा है इज सेट टू बेनिफिट फ्रॉम द लेटर्स एक्सपर्टीज। लेटर्स का मतलब क्या हुआ, जो दूसरी बार यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है, 2 कंपनी है ना, तो दूसरी कंपनी के बारे में बताने के लिए लिखा है लेटर्स एक्सपर्टीज, यानी कि इसरो की एक्सपर्टीज का फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, तो लेटर्स। अगर यहाँ पर हमें कहना होता स्काईरूट एरोस्पेस, तो हम यहाँ पर लिखते फॉर्मर्स, यानी कि हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेटर्स लिखा है, इसका मतलब हम इसरो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार ताकि वर्ड रिपीट ना हो, इसलिए हम इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं, फॉर्मर्स, लेटर्स। तो ये आप स्पेलिंग में याद रखेंगे, यहाँ पर ए है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे, जो स्काईरूट है ये फ्रेंड्स स्मॉल सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने के लिए विक्रम सीरीज़ के रॉकेट्स बना रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसने हाल ही में एक सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन इसको भी टेस्ट फायर किया है, जिसका नाम है कलाम 5। बाकी आपको जानना चाहिए स्काईरूट एरोस्पेस, इसके CEO पवन चंदाना हैं। अमित नारंग को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कतर, ओमान, यमन या फिर सऊदी अरब? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अमित नारंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ओमान। बाकी आपको जानना चाहिए ओमान की कैपिटल मुस्कैट है और यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। और अगर हम मैप में देखें ओमान ये है, तो
तो वेस्ट एशिया में है, अरेबियन पेनिनसुला में, इस पूरे को वेस्ट एशिया बोलते हैं। ठीक है, ये हम हैं और ये है वेस्ट एशिया, तो ये ओमान यहाँ पर है। किस देश ने एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की 21वीं बैठक की मेजबानी की? इंडिया, चाइना, रशिया, फिर ताजिकिस्तान? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ताजिकिस्तान होस्टेड द 21st मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। एससीओ के सभी मेंबर हैं, आप जानिएगा, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है लेटेस्ट ऐड हुए हैं 2017 में। तो देखिए 21वीं मीटिंग रही है एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की, जो कि ताजिकिस्तानी कैपिटल दुशानबे में हुई है। कैसे? हाइब्रिड फॉर्मेट में। हाइब्रिड फॉर्मेट का मतलब ऑनलाइन भी हुई है और इन पर्सन भी हुई है, यानी कि फिजिकली भी लोग इसमें शामिल रहे और ऑनलाइन भी इसमें शामिल रहे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्मेट। आपको जानना चाहिए इस मीटिंग की अध्यक्षता की है जो ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रहमान ने। और आपको जानना चाहिए भारत की ओर से दुशानबे में जो शामिल रहे ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रहे हैं, यानी ये वहीं पर मौजूद थे। और ऑनलाइन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आपको जानना चाहिए जो ताजिकिस्तान की करेंसी है ये सोमोनी है। मैप में भी देख लेते हैं, ये है ताजिकिस्तान। अब ये सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है सेंट्रल एशिया। बाकी एससीओ के बारे में ये पॉइंट्स आपको जानने चाहिए। एससीओ की फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। सबसे पहले इसको 15 जून 2001 में अनाउंस किया गया था और 19 सितंबर 2003 से लागू किया गया। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ एंड रशियन। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 2017 में अस्ताना समिट में ज्वाइन किया था। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि समिट में भारत को एससीओ का परमानेंट मेंबर बनाया गया, तो आंसर होगा अस्ताना समिट। साथ ही आपको जानना चाहिए इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? ये है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसके बारे में हमने भी क्वेश्चन में पढ़ा है। ठीक है, तो यही वाली मीटिंग हुई है अभी। साथ ही फ्रेंड्स एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है जो आजकल पूछा जाता है कि रेट्स किससे संबंधित है, किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? ब्रिक्स, एससीओ, शार्क या बीम्स्टेक? इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, तो आंसर होगा एससीओ, रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रेट्स। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है ताशकंद में ही है। दूसरा है एससीओ सेक्रेटेरिएट, ये बीजिंग में है। तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। मुनु महावर को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो मुनु महावर अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स। बाकी आप जानते हैं मालदीव्स की कैपिटल माले है, यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और बात करें अगर हम मैप में मालदीव की, तो यह है मालदीव। ठीक है, इंडियन ओशियन में है, श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में है। ग्रेटर नोएडा में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज साइंड an MOU with Greater Noida Industrial Development Authority to improve waste management in Greater Noida। तो देखिए यहाँ पर HDFC बैंक ने UNDP इंडिया के साथ पार्टनरशिप में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये यहाँ पर नोएडा में स्वच्छता केंद्र यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को सेटअप करेगा। और इसके लिए जो HDFC बैंक है ये अपने CSR प्रोग्राम, जिसका नाम परिवर्तन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा CSR प्रोग्राम, और परिवर्तन याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवर्तन किस बैंक का CSR प्रोग्राम है, तो आंसर होगा HDFC। तो यहाँ पर HDFC बैंक अपने CSR प्रोग्राम परिवर्तन के तहत यहाँ पर 3 करोड़ रुपए देगा। बाकी आप जानते हैं HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि HDFC बैंक ने NSIC के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये MSMEs को जो है क्रेडिट या लोन ऑफर करेंगे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। किस भुगतान बैंक ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
इसने भारत का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी इसको लॉन्च किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप में। यानी कि अब जो जिनके भी विंडो स्क्रीन पर जो फास्टैग का जो स्टिकर होगा वो होगा तो आसानी से यहाँ पर अपनी पार्किंग कर सकेंगे हैसल फ्री मैनर में। बाकी आपको जानना चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इसके एमडी एंड सीईओ सतीश गुप्ता हैं, हेडक्वार्टर्स नोएडा में है और इसकी टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडीज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से मौजूदा राज्यसभा सांसद थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडीज हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द सिटिंग राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका। तो कर्नाटका से राज्यसभा एमपी थे, कांग्रेस के लीडर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए द यंग इंडियन और द एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड इसके ये डायरेक्टर थे। आपको जानना चाहिए लोकसभा से 5 बार चुने जा चुके हैं उदुपी कॉन्स्टिट्यूंसी से और राज्यसभा से ये 4 बार जो है मेंबर रहे हैं। आपको जानना चाहिए 2006 से 2009 तक ये यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी रहे। साथ ही 2013-14 में मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी रहे हैं। उन अमेरिकी जलवायु दूत का नाम बताइए जिन्होंने नई दिल्ली में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन संवाद शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो यूएस क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी लॉन्च्ड द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो ये नाम आप याद रखिएगा, जॉन कैरी। तो देखिए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स इन दोनों ने मिलकर न्यू दिल्ली में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग इसको लॉन्च किया है। तो इसमें भारत की ओर से जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव ये शामिल रहे और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज जॉन कैरी ये इसमें शामिल रहे। आपको जानना चाहिए कि इस साल अप्रैल 2021 में एक यूएस इंडिया एजेंडा 2030 इस तरह का एक जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। तो इसमें 2 चीज़ें इन्होंने शामिल की थी, एक तो यही थी क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD और दूसरी थी स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पवन कुमार गोयनका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। तो देखिए ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के पवन कुमार गोयनका। तो इनको इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस इसके चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसकी भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। आपको जानना चाहिए जो ये इन स्पेस है इसको 2020 में बनाया गया था ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं और जो स्टार्टअप्स हैं ये भी स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सके। और जो ये इन स्पेस है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत बनाया गया है। जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं प्राइवेट प्लेयर्स हैं यदि वो स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसी को जो है फैसिलिटेट करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ब्रेंडम टेलर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की किस देश के लिए खेले हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रेंडन टेलर हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड फॉर जिम्बाब्वे। बाकी आपको जानना चाहिए जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे है, यहाँ की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे। द काठमांडू डायलेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो रंजीत राय इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द काठमांडू डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है जब आप किसी 2 या 2 से अधिक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जिसमें आप जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डायलेमा। अब देखिए नेपाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए नेपाल ऐसी कंट्री है जो कि भारत और चाइना दोनों के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करती है। ठीक है, तो भारत भी चाहता है कि नेपाल उसकी साइड रहे, चाइना चाहता है कि नेपाल उसकी साइड रहे। दोनों का तरीका अलग है। भारत जो है आपको पता है कभी किसी कंट्री को ब्लैकमेल नहीं करता है, किसी पर अपना लोन का बर्डन नहीं बढ़ाता है, जबकि इसके विपरीत चाइना क्या करता है? डेट ट्रैप करता है, यानी कि अपने लोन के जाल में फंसाता है। ठीक है, अपनी मसल पावर दिखाता है। तो दोनों की अलग अलग तरीके से नेपाल को अट्रैक्ट करने की जो है
कोशिश रहती है। और भारत ने जो है यहाँ पर कई तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं नेपाल में, और नेपाल में कई सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं वो भारत ने ही रिनोवेट किए हैं। तो भारत की हर तरह से नेपाल को मदद करता रहता है। एक और इम्पोर्टेंट बुक देखेंगे, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया चाइना तिब्बत 1949-1962 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो निरुपमा रॉय, former Foreign Secretary of India, is the author of the book titled The Fractured Himalaya, India, China, Tibet 1949 to 1962। तो ये भी फ्रेंड्स इंडिया, चाइना और तिब्बत के बारे में है, किस तरह से भारत चाइना के साथ अच्छे संबंध चाहता था, लेकिन चाइना ने क्या किया, फिर दलाई लामा के साथ आप जानते हैं क्या किया, और भारत को भी चाइना ने जो है एक बैक स्टेप किया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरे इंसिडेंट्स बताए गए हैं निरुपमा रॉय के द्वारा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। मनी महेश लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। What is the capital and currency of Philippines? So capital is Manila and currency is peso. Who has become the most expensive player in the history of Pro Kabaddi League after being bought by the UP Yodha for rupees 1.65 crore? Answer is Pradeep Narwal. Recently, which country's emergency minister Yevgeny Zinitsev has died while trying to save a cameraman's life during a training session in the Arctic? Answer is Russia. Name the India's biggest renewable energy company that recently listed on the US Nasdaq. सही आंसर है रिन्यू पावर। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। तो 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम यहाँ से जो हाल ही में करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो देखिए, इन February 2021 विच नासा रोवर लैंडेड ऑन मार्स? तो ऑप्शंस थे परसिवरेंस, क्यूरियोसिटी, होप, विकिंग। तो सही आंसर क्या रहे यहाँ पर? परसिवरेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है, और जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर ये पढ़ाई होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये है कि आपको याद रहा हो, होप और परसिवरेंस में कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो सकता था। तो आंसर रहा परसिवरेंस। एक और क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल घुमा कर दिया गया है, इसीलिए आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। मैं हमेशा से आपको यही रिकमेंड करता हूँ। Bajrang Punia has regained the world number 1 ranking in the 65 kg category in March 2021 after winning which of the following? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंडिविजुअल वर्ल्ड कप इन बेलग्रेड, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान, मैटियो पेरिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट इन रोम। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया है, इससे आपकी एक समझ बढ़ेगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो इसी तरह से पढ़ेंगे कि वो प्रतियोगिता कहाँ पर हुई और फर्स्ट नंबर यहाँ पर ये है। तो देखिए ना कि कितना इंपॉर्टेंट इवेंट रहा बजरंग पुनिया के लिए और भारत के लिए कि उन्हें नंबर 1 रैंक मिल गई। ठीक है, तो एक उस तरह का माइंड सेट कीजिए हाँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक गर्व की बात है, वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं, काफ़ी लाइमलाइट में ये न्यूज़ रही। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। देख लीजिएगा, हमने भी कराया है PDF में, आप देख लीजिएगा इसको मार्च की PDF में। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नुब्रा वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? What is the capital and currency of Yemen? National Forest Martyrs Day is observed on which day? Hindi Divas or Hindi Day is an annual day celebrated on which day? Engineers Day is celebrated on September 15 every year to mark the birth anniversary of which person? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।